Assalamualaikum dear students. We are going to continue our lecture number 2 for the chapter number 4, the cell. Okay. Previous lecture में हम लोगों ने डिस्कशन की थी about different concepts of cell कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरीज करी और सेल के बारे में क्या क्या जो है वो पोस्टुलेट्स दिए गए। इसके अलावा हम लोगों ने माइक्रोस्कोप की स्टडी पढ़ी और रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन और कंट्रास्ट के डिफरेंसेस पढ़े और आप लोगों के लिए हम लोगों ने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इसमें सर्टिफिकेशन का प्रोसेस देखा था, फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस देखा था। अब जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर प्रोसेसेस को, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस इन दोनों के दरमियान क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के पास क्या होते हैं? ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जबकि आप लोगों के पास जो प्रोकैरियोट्स पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, यूकैरियोट्स को ही स्टडी करते हैं। यूकैरियोट्स के तमाम जो है वो डिफरेंसेस को पहले देख लेते हैं, फिर हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? प्रोकैरियोट से करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके पास आते हैं कंटेन्स वेराइटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज क्या क्या है आप लोगों को पता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके अलावा गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये तमाम जो आपके पास सेल में मौजूद होंगे वो आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। सही, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स भी गिवन है। इसके अलावा न्यूक्लियर मटेरियल इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा? क्रोमैटिन नेटवर्क्स होंगे, डीएनए, आरएनए, ये चीज़ें मौजूद होंगी। अब इनको कलेक्टिवली क्या नाम कह दिया है? न्यूक्लियर मटेरियल का नाम दे दिया है। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसमें क्या होगा? आप लोगों के पास बाउंडेड हो जाएगा किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एक मेम्ब्रेन सराउंड करेगी न्यूक्लियर मटेरियल के एंड फॉर्म द ट्रू न्यूक्लियस। और क्या बना लेगा? एक ट्रू न्यूक्लियस। क्योंकि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी तो ही जो है वो न्यूक्लियस सेल साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होगा, मतलब सेपरेट होगा। कि एक मेम्ब्रेन में एक मतलब जैसे कह सकते हैं कि एक थैली के अंदर पैक हुआ है, तो इसका मतलब वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है। तो वो थैली कौन सी होगी? वो आपके पास साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की थैली होगी। ठीक है, तो उस थैली के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बाउंडेड हो जाएगा या पैक हो जाएगा। राइबोसोम्स आर लार्ज इन साइज। इनकी जो राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर इन साइज के होते हैं एंड प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अब क्या हो सकते हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं या फिर क्या होंगे? वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होंगे। दोनों तरीके से मौजूद होंगे और लार्जर इन साइज होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो उसका जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी कि जो न्यूक्लियस है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, एक उसके गिर्द क्या है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जनरेट हो जाती है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होगा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से सेपरेशन होगी, जिसकी किसकी वजह से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो इनके दरमियान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होने की वजह से इनके जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होंगे वो कहाँ मौजूद होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होंगे। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? प्लास्टिड्स के अंदर, क्योंकि प्लास्टिड्स के अंदर क्या मौजूद होंगे? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आप आगे के फर्दर पढ़ते जाओगे तो आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर होती जाएगी। और वैसे भी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप लोग इतने कैपेबल हो कि इस चीज़ों को समझ सको। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो कहाँ मौजूद होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होंगे, जबकि फोटोसिंथेसिस किसमें होगी? प्लास्टिड्स के अंदर होगी। ठीक, आगे चलते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर होंगे इनमें, और मल्टीसेलुलर दोनों आ सकते हैं। लाइक अगर एक यूनिसेलुलर आपके पास एग्जाम्पल में आ जाता है, कोई भी फंजाई आ सकता है, कोई भी जो है वो आपके पास एनिमल आ सकता है जैसे लाइक अमीबा वगैरह। तो ये जो होंगे वो यूकैरियोट्स में आएंगे, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। अब एग्जाम्पल में मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ सकते हैं? प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं एंड फंजाइज आ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए प्रोकैरियोट पे। इनके डिफरेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब एक में अगर वो चीज़ मौजूद है तो दूसरे में डेफिनेटली वो चीज़ एब्सेंट होगी या उससे ज़रा सी डिफरेंट कंडीशन पे हो जाएगा, अगर रेफरेंस हम देते हैं।
सही, डिफरेंसेस अगर हम प्रोवाइड करते हैं। हैविंग नो ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस मौजूद था, जबकि आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। डू नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, कोई इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है। इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की गैर मौजूदगी की वजह से ही ये जो है वो ट्रू न्यूक्लियस फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इनके देयर न्यूक्लियर मटेरियल इज कॉल्ड एंड कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। अब इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, मैंने पहले क्या बताया, जो यूकैरियोट्स में थे क्या थे, न्यूक्लियर मटेरियल बाउंड हुआ हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, और न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद थी। जबकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियर जो है मटेरियल वो फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियर मटेरियल कॉइल्ड होता है। ठीक है, अब उसको गैदर करने के लिए, न्यूक्लियर मटेरियल को गैदर करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को कॉइल्ड कंडीशन में कर लेते हैं, यानी एक दूसरे में उलझा देते हैं। सही, अब और बीच में मौजूद होगा सेंटर्ड, यानी कि अपने आप को जो कॉइल करने के बाद वो एक जगह सेंटर्ड कर देंगे। ठीक है, उस सेंटर्ड करने के बाद उनको क्या कहा जाएगा, उनको न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज, इनके अंदर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद होंगे वो स्मॉलर साइज के होंगे, और कहाँ होंगे, राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बिल्कुल भी अटैच नहीं होंगे, ये बिल्कुल फ्रीली स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। इनको जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं है ना। अभी पीछे यही तो पढ़ के आए कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होती थी ये इनके ऊपर अटैच होते, ठीक है, राइबोसोम्स उनके ऊपर अटैच होते, लेकिन यहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं मौजूद। तो राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसका काम बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से ये तो मौजूद है, लेकिन दूसरे जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है जिनके ऊपर ये डिपेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये कहाँ स्कैटर्ड हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसमें न्यूक्लियर प्लाज्म जो होगा वो एब्सेंट होगा, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो वो लिक्विड किस तरह से, अगर मेम्ब्रेन ही मौजूद नहीं है तो वो किस तरह से उसके अंदर इनक्लोज्ड होगा। तो इसी वजह से क्या है, न्यूक्लियर प्लाज्म एब्सेंट है। सिर्फ क्या मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म होगा। वो कलेक्टिवली जो है वो उसको साइटोप्लाज्म ही कहेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म से नहीं कह सकते अब आप, क्योंकि उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन ही मौजूद नहीं है। उसके बाद मीसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए चीज़ होगी ज़रूरी, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियाज जो भी हैं और इसके अलावा प्लास्टिड्स वगैरह हैं, ये क्या है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को पता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, तो जब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इसमें मौजूद ही नहीं होंगे तो ये किस तरह से रेस्पिरेशन करेंगे, तो ये मीसोसोम्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, इसी वजह से रीज़न क्या है कि मैं सारे रीजंस भी साथ साथ बताती जा रही हूँ कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ना मौजूद होने की वजह से ये मीसोसोम्स पे डिपेंड करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, और क्या होती है, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी किसकी वजह से हो रही है, मीसोसोम्स की वजह से हो रही है। ठीक, दे आर यूनिसेलुलर, और ये सिर्फ यूनिसेलुलर होंगे, इसके अलावा इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, और कौन कौन से इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज आर देयर एग्जांपल्स। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के दरमियान अब आप इजीली डिफरेंस कर सकते हो, एक पॉइंट पकड़ोगे और अब सारी चीज़ें आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देख लो तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यूकैरियोटिक सेल में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेबलिंग हुई भी है, न्यूक्लियस मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रियाज मौजूद है, न्यूक्लियर मटेरियल्स मौजूद है, न्यूक्लियर प्लाज्म मौजूद है। लेकिन आप लोगों के पास क्या मौजूद नहीं है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं होगा। आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल आपको नजर आ रहा है, कॉइल्ड है बीच में और सेंटर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, कॉइल्ड है, सेंटर्ड है, कोई न्यूक्लियर प्लाज्म मौजूद नहीं है, कोई इसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, ना ही कोई अदर देन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके बेसिक एग्जांपल आ जाती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल की। यहाँ पर कुछ और एक एग्जांपल्स हमने देख ली, वो है राइबोसोम आ गया आपके पास, जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये आ गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और आपके पास यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर देख लो राइबोसोम्स तो उसमें भी मौजूद थे, सही, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब मौजूद है, सिवाय आपके पास इनमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियोलस और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। न्यूक्लियर प्लाज्म मौजूद नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होगा, और क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होंगे, तो गोल्जी बॉडीज मौजूद नहीं होंगे। ये चीज़ें जो है वो आपके पास इसमें मौजूद नहीं होंगी, ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होंगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगी।
यूकैरियोटिक सेल जो है वो आपके पास 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं जिनमें आपके पास जो है वो ये डिवाइड हो रहा है? 3 में हो रहा है, चौथा जो है वो आपके पास क्या है, सिर्फ प्लांट्स में डिवाइड होगा। बाकी 3 किसके अंदर है? वो एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होंगे। सही, यूकैरियोटिक, क्योंकि आप लोग पीछे क्या पढ़ के आ चुके हैं, यूकैरियोटिक को आपने जो यूकैरियोटिक के अंदर आपने एग्जाम्पल दी थी वो क्या क्या दी थी? प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल। अब यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश किया गया है ये प्लांट और एनिमल के दरमियान किया गया है। ये ऊपर की 3 जो मौजूद है कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल। ठीक है, ये 4 होंगी आपके पास। अब जो शुरू की 3 है कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये एनिमल सेल में मौजूद होंगी। ठीक है, और प्लांट सेल में भी मौजूद होगी। लेकिन सिर्फ प्लांट सेल में क्या चीज़ मौजूद होगी और एनिमल सेल में मौजूद नहीं होगी? तो आपके पास सेल वॉल है जो सिर्फ किस में मौजूद होगी? वो प्लांट सेल में मौजूद होगी, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है यूकैरियोटिक सेल कंटेन 3 मेजर पार्ट्स। यूकैरियोटिक सेल के अंदर 3 मेजर पार्ट्स आते हैं, बट फोर्थ कंपोनेंट इज सेल वॉल। तो चौथा कंपोनेंट क्या है? सिर्फ सेल वॉल है, इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। तो वो किस में पाया जा रहा है? वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जा रहा है और वो एनिमल सेल में नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इसका एक नाम है, सॉरी इसके 3 नाम हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक हो गया आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आपके पास सेल मेम्ब्रेन, तीसरा आपके पास प्लाज्मा लैमेला। ठीक है, ऑल सेल्स आर इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन। तमाम के तमाम जितने भी सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल्स होंगे आपके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया, इसके अलावा आपके पास प्लास्टिड्स हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए। तो ये सब के सब जो है वो क्या होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैद हुए होते हैं। इनके गिर्द लाजमी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी। तो ये हर एक सेल की बात की जा रही है। ठीक है, आउटर बाउंड्री है हर सेल की। आउटर बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट्स में क्या होगा? सेल वॉल होगी, और एनिमल्स में क्या होगा? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये क्या काम करती है सेल मेम्ब्रेन? साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है या उसके दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट करती थी। किसके दरमियान? साइटोप्लाज्म के दरमियान और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान। यानी एक सेल है, सेल के अंदर आपके पास क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म दूसरे सेल से किस तरह से डिफरेंट हो जाएगा कि उनके दरमियान एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, एक जो है वो बाउंड्री बन जाएगी। वो होगी सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री, जो क्या करेगी? एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से डिस्टिंग्विश करवाएगी या सेपरेट करवाएगी। उसके बाद आ जाते हैं ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तमाम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं उनकी सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आपको मैंने बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो भी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहे हैं, गोल्जी बॉडीज आ रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आ रहे हैं, तो इनकी जो बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इनके जो मेम्ब्रेन्स का बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? वो किस पे कंसिस्ट करेगा? वो बाय लेयर फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स पे और प्रोटीन्स पे डिपेंड करेगा। सही, ये हर एक के लिए होगा। तमाम जितनी भी आपके पास सेल्स होंगी, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स हो, चाहे वो आपके पास गोल्जी बॉडीज हो, चाहे वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वो सबके सब के गिर्द क्या मौजूद होती है? एक लेयर मौजूद होगी या एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है? किन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है? वो आप लोगों के पास फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती है। ठीक है, तो जो इनकी कंपोजिशन हो गई वो हो गई बाई लेयर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप है और साथ ही लिपिड का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होगा। फॉस्फो यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, और लिपिड का मतलब कोई भी लिपिड का फैटी जो है वो, लिपिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो फैटी एसिड्स को कहते हैं। ठीक है, ये फैटी एसिड की जो सबसे बड़ी चेन होती है लिपिड्स, उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो लिपिड्स आ गए एंड प्रोटीन्स, इनसे मिलकर जो है आपके पास क्या बनती है? बायलेयर बनती है फॉस्फोलिपिड्स की, और सेल मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन होती है। फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन 2 पैरेलल लेयर्स। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो 2 पैरेलल लेयर्स में होते हैं, यानी कि एक ऊपर भी फॉस्फोलिपिड की लेयर जाती है और एक नीचे फॉस्फोलिपिड की लेयर जा रही होती है। तो 2 पैरेलल लेयर्स में होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? बहुत सारे किस्म के लिपिड्स पे कंसिस्ट करती है, लाइक कोलेस्ट्रॉल्स इन एनिमल। तो कोलेस्ट्रॉल, जैसे आप लोग इसको चर्बी कह सकते हो। ठीक है, लिपिड जो होती है वो आपके पास चर्बी कहला सकती है। और एनिमल्स में क्या होगी? कोलेस्ट्रॉल मौजूद होगा। 50% जो है वो सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करती है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज एब्सेंट इन प्लांट्स एंड
यूज इन दी सेल्स, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेवरल टाइप्स के जो है वो लिपिड्स से मिलकर बनती है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जो है वो लिपिड्स यूज हो रहे हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल यूज हो रहा होगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड की ही एग्जांपल है। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि जो है वो हार्ट अटैक भी क्यों होता है, क्योंकि जो हार्ट की वेन्स होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है, यानी कि अंदर चर्बी जमना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की सॉरी ठीक हाँ, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, हार्ट की वेन्स बंद होना शुरू होती है, क्योंकि उसके गिर्द क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की, और वो ब्लड को फ्लो करने में मसला करती है, जिसकी वजह से हार्ट में पंपिंग स्लो हो जाती है और हार्ट जो है वो वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये जो होगी जर्नल एग्जाम्पल होगी कोलेस्ट्रॉल की। एनिमल्स के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल 50% जो मेम्ब्रेन बनी होती है, इन सेल्स की जो मेम्ब्रेन बनी है वो 50% कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है इसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो कोलेस्ट्रॉल की, सही, कोलेस्ट्रॉल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है। सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को वो कोलेस्ट्रॉल नहीं दे रही, तो आप लोगों को बहुत सारे विटामिन देंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होगा, सिर्फ एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होगा। अच्छा, अब ये एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है, जर्नल है, सिर्फ थोड़ा सा देखो, बाकी हम डीपली आगे स्टडी करते हैं। देखो ऊपर के मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कह दिया, ये आपके पास जो है वो बल्कि डीपली बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो बाई लेयर्स मौजूद हैं, एक लेयर ऊपर की मौजूद है पैरेलल, एक ये लेयर हो गई, और दूसरी जो है वो आपके पास ये लेयर हो गई, यानी कि ये दो रीजन्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, सही। तो ये हो गई फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है, बायो लेयर फॉस्फोलिपिड, सही। तो ये आपके पास एक लेयर ऊपर मौजूद है और ये दूसरी लेयर पैरेलल लेयर्स मौजूद है। तो ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट की गई है वो इस पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट की गई है, फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इनटू पैरेलल लेयर्स, ठीक है। तो वो इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए की गई है। आगे चलते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंस्ट्रक्शन दो तरह से हो सकती है, एक होती है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा होता है आपके पास हाइड्रोफिलिक एंड। दो तरह के एंड्स हो गए, फॉस्फोलिपिड के ऊपर ही मौजूद होंगे ये दोनों एंड्स। कौन कौन से एंड्स है आपके पास, एक हाइड्रोफोबिक हो गया, एक हाइड्रोफिलिक हो गया। हाइड्रोफोबिक एंड आप लोगों के पास, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, और फोबिक का मतलब क्या होता है कि हेट करने वाला, सही, वाटर हेटेड। हम इसके लिए एक और नाम यूज कर सकते हैं, वाटर हेटर एंड, ठीक है, यानी कि जो क्या करता है कि पानी से नफरत करता है या पानी से दूर भागता है, ओके। अब आपको पता है कि पानी क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है, पानी पोलर इन नेचर होता है, यानी पोलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उसके ऊपर पोल्स बनेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि ऑक्सीजन के OH, आपके पास वाटर किस में टूटता है, HOH में, सही। तो जो हाइड्रोजन टूटा है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि जो OH टूटा है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये दोनों पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल है, दूसरा नेगेटिव पोल है। जिनके ऊपर भी पोल्स बन जाते हैं हम उन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जिनके ऊपर पोल्स नहीं बनते हम उन्हें नॉन पोलर पोल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि जो आपके पास वाटर हेटिंग साइड है, ठीक, और इसको हमने नॉन पोलर भी कहा। नॉन पोलर कहने का मकसद समझ आया कि ये जो है वो पानी से नफरत करते हैं, तो इसका मतलब, और एक और एग्जांपल आपको याद होगी कि बचपन में भी ये कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक, सही, जो जैसा होता है वो उसी के इसमें डिजॉल्व होना पसंद करता है, जैसा शख्स होगा वो उसी कंपनी में डिजॉल्व होना चाहेगा, यानी कि जिसकी जैसी नेचर होती है वो वैसे ही लोगों में बैठता है, ठीक है। तो इसी वजह से लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब समझ में आया कि पानी जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स को ही डिजॉल्व करवा सकेगा, सही। यहाँ पर एक बात जो की गई है कि पोलर मॉलिक्यूल सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स को डिजॉल्व करवा सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करवा सकते हैं। अब हाइड्रोफोबिक है यानी कि पानी से नफरत करने वाले हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए। अगर ये हाइड्रोफिलिक होते यानी कि वाटर लविंग होते तो ये क्या करते हैं, ये पोलर इन नेचर होते। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटेड है, तो जो पानी से नफरत करेगा क्या वो पानी में डिजॉल्व होगा, नहीं होगा। तो पानी क्या था, पोलर था, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन पोलर हो जाएंगे। समझ आ रही है।
अच्छा, उसके बाद आ जाए वाटर हीटिंग साइड। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर हीटिंग साइड है, इसीलिए वो क्या कर रही है कि वो नॉन पोलर है, क्योंकि जो है वो नॉन पोलर या वाटर हीटिंग साइड नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगी। बोथ एंड्स ऑफ डबल एयर फेस ईच अदर। हाइड्रोफोबिक एंड्स जो होंगे वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, मैं दिखाती हूँ किस तरह से, आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि किस तरह से बोथ एंड्स ऑफ डबल लेयर फेस ईच अदर, दोनों जो एंड्स हैं डबल लेयर के वो एक दूसरे को, जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होंगे वो एक दूसरे को फेस करेंगे। सही, हाइड्रोफोबिक जो एंड्स होंगे वो एक दूसरे को फेस करेंगे, जबकि जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। हाइड्रोफिलिक आ गया, मेड अप ऑफ लिपिड्स, और ये किससे बनते हैं? लिपिड से बनते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कोलेस्ट्रॉल क्या वाटर में डिजोल्व हो सकता है? चर्बी पानी में डिजोल्व की जा सकती है? ऑयल डिजोल्व कर सकते हो पानी में? नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है, ये लिपिड है, लिपिड से बने हैं, तभी ये क्या है? वाटर हीटिंग है। अब मेरी बात आपको शायद समझ आ रही हो। लिपिड्स क्या है बेटा? वो आप लोगों के पास फैट्स हैं। फैट्स यानी आप उसको ऑयल भी ले सकते हो, चर्बी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या आप ऑयल को वाटर में डिजोल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऑयल आपके पास जो होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसीलिए नॉन पोलर क्या कभी पोलर के साथ डिजोल्व होगा? नहीं होगा। तो पोलर जो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। सही, तो इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया? हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से नफरत करने वाला रीजन। ठीक है, लिपिड्स क्या है? पानी से नफरत करते हैं। सही, उसमें डिजोल्व नहीं हो सकते। हाइड्रोफिलिक में आ जाओ। हाइड्रोफिलिक यानी कि ऐसा एंड जो पोलर इन नेचर होगा। ठीक है, पोलर इन नेचर जो पानी को डिजोल्व करना पसंद करेगा। वाटर लविंग साइड होगी। नॉन पोलर एंड फेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो दोनों नॉन पोलर एंड होंगे वो क्या करेंगे? एक बाहर वाले एनवायरनमेंट को फेस करेगा और एक अंदर वाली साइटोप्लाज्म को फेस करेगा। ठीक है, एक बाहर जो ऊपर वाली साइड होगी वो बाहर वाले एनवायरनमेंट को फेस कर रही है, और जो नीचे वाली साइड है वो किसको फेस कर रही है? वो आपके पास अंदर के साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है। वाटर एंड वन एंड फेस साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाटर को फेस कर रहा है, यानी कि ये ऊपर वाले पॉइंट को ही डिस्क्राइब किया गया है। वन पोलर एंड फेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक पोलर एंड है वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वाटर को फेस कर रहा है या वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है। और जो दूसरा एंड है एंड वन एंड फेस साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, और जो दूसरा एंड है वो किसको फेस कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को फेस कर रहा है। मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बना हुआ है। अब मुझे आप लोग ये बता दो, कार्बोहाइड्रेट यानी कि मैंने एग्जांपल ले ली कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज पानी में हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। शुगर पानी में हल हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, तो ये जो होगा आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए क्या है? ये उससे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि हाइड्रोफोबिक एंड क्या होते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड क्या होते हैं। ये किसको डिसॉल्व करते हैं, किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, या किसके साथ जो है वो अच्छे बन के रहते हैं, या वाटर लविंग होते हैं जो, और वाटर हीटिंग कौन से होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लाजमी रखिएगा क्योंकि आगे आपको समझाने में ये लाजमी ज़रूरी है। अच्छा, अब एक देख लो, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल है भी ये। ठीक है, इनमें मैं आपको बताती हूँ कि हाइड्रोफोबिक रीजन कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक रीजन कौन सा होता है। जो फॉस्फेट ग्रुप है स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाला आपको राउंड हेडेड स्ट्रक्चर नजर आएगा, जो गोल सा स्ट्रक्चर नजर आएगा बायलेयर के अंदर, फॉस्फोलिपिड की जो बायलेयर है उसके अंदर आपको जो गोल सा स्ट्रक्चर नजर आएगा वो आपके पास होगा हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या मौजूद है? उसमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद हैं। सही, राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको पिंक कलर में। पिंक कलर में होने की वजह से ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, और सॉरी पिंक कलर है, और इसके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है? फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद हैं, इसकी वजह से ये क्या है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। अच्छा, अब आपके पास ये हाइड्रोफोबिक जो एंड आ रहा है वो क्या है? इसके अंदर क्या मौजूद है? लिपिड का स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि फैटी एसिड्स मौजूद है। आप लोग पढ़ चुके हैं ना, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या था कि उसके अंदर क्या मौजूद होगा? फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, और कौन सा मौजूद होगा? लिपिड ग्रुप मौजूद होगा। लिपिड क्या थे? फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप ये वाला मौजूद है। फॉस्फेट आपके पास हाइड्रोफिलिक हेड है, और जो आपके पास लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। पीछे पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास हाइड्रोफोबिक एंड है वो क्या है? वो आपके पास लिपिड है। अच्छा, अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो है वो टेढ़ा क्यों है? एक हैंड सीधा है और दूसरा जो है वो आपका टेढ़ा क्यों है? वजह पता है क्या है इसकी? जब भी आपके पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना इस
स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हम इसके साथ इसकी जो है वो टांग जो है वो हल्की सी टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जहां जहां आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड ऐड होता चला जाएगा, आप इसके अंदर क्या करोगे, इसका जो एक आर्म है वो ट्विस्ट थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड की मौजूद होने की वजह, क्योंकि देखो यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और फिर जो है वो उसकी आर्म में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो है समझ आ गई होगी ये बात कि जहाँ इसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और जहाँ डबल बॉन्ड आ गया वहां पर ये जो है वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके पास हाइड्रोफोबिक एंड है। अभी मैंने आपको बाइलेयर फॉस्फोलिपिड के अंदर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिखाया कि वो कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर बता दिए कि कौन सी साइड हाइड्रोफिलिक होगी, कौन सी साइड हाइड्रोफोबिक होगी, और हाइड्रोफोबिक साइड में क्या मौजूद है, लिपिड्स मौजूद हैं, और आपके पास जो हाइड्रोफिलिक साइड है उसमें फॉस्फेट मौजूद है। अब आ जाइए दोबारा से एक दफ़ा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या मौजूद है, ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप आ गया जो कि क्या था, हाइड्रोफिलिक ग्रुप था। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है ये मौजूद होगा फॉस्फोलिपिड। इस तरह से हमने इसको खोल के आपको दिखाया कि ये किस तरह से दिखता है। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर पूरा थॉरोली देखोगे तो सिर्फ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, सिर्फ एक राउंडेड हेड नजर आएगा और नीचे उसके दो आर्म्स नजर आएंगे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट होती है वो देख लो। वो इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि यहाँ पर आपके पास जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर किसका नजर आ रहा है, आपके पास फॉस्फेट ग्रुप का नजर आ रहा है, ऊपर जो राउंड स्ट्रक्चर होगा ये वाला। ठीक है, ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा और इसी के अंदर ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल भी मौजूद होगा नीचे। ये यहाँ पर जो है फॉस्फेट के नीचे ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल भी आपके पास मौजूद है। ग्लाइसरॉल भी आपके पास ऑयल है। ठीक है, और इसके बाद क्या नीचे मौजूद है, दो आर्म्स मौजूद है। इन आर्म्स में देखो आपके पास नीचे लिपिड मौजूद होगा जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, और एक आर्म आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये सिर्फ आपको इतना सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज किया गया है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो हम पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली है, अब हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल की तरफ चलते हैं। सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज द मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो दिया। इस मॉडल का नाम इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल रखा। ठीक है, द लिपिड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड स्टेट। तो जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं वो किस स्टेट में मौजूद है, फ्लूइड स्टेट में मौजूद है, कैपेबल और रोटेटिंग एंड मूविंग लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब ये है कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो दो आपको छोटे छोटे से आर्म्स नजर आए थे लिपिड के, वो क्या कर सकते हैं, वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं लिटरली, यानी कि साइड वाइज मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये रोटेट कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं साइड वाइज, लेटरली। लेटरली का मतलब साइड वाइज, यानी कि पूरे मेम्ब्रेन के अंदर ये घूम सकते हैं अपनी मर्जी से, मेम्ब्रेन के पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। The arrangement of the protein in membranes are like iceberg in the sea। ये आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने ये बातें बताई कि जो प्रोटीन की अरेंजमेंट हुई हुई है, प्रोटीन की जो अरेंजमेंट, क्योंकि आपके पास बायलेयर मॉडल किससे मिलकर बनता था, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बन रही है, फॉस्फोलिपिड से एंड प्रोटीन से। फॉस्फोलिपिड पढ़ चुके, अब बारी आती है प्रोटीन्स की डिस्कशन की। तो अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन इस तरह से अटैच हुए हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, यानी फॉस्फोलिपिड्स के साथ वो इस तरह से अटैच हुए हुए हैं जैसे आइसबर्ग हो सी के अंदर। सी किसका बोला गया है, फॉस्फोलिपिड का दरिया बोला गया है कि फॉस्फोलिपिड का एक जो है वो सी है, दरिया है फॉस्फोलिपिड का, और उसके अंदर बर्फ के टुकड़ों की तरह, बर्फ अगर एक जैसे बड़ा सा पानी दरिया बना हुआ है, उसमें जिस तरह से बर्फ के ग्लेशियर खड़े हुए होते हैं, बर्फ के ग्लेशियर्स बोलो, चट्टाने बोलो, इस तरह से जो है वो आइसबर्ग, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल आइसबर्ग की दी गई है तो हम इसलिए आइस यूज कर रहे हैं। तो बर्फ के जितने बड़े बड़े जो है वो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर खड़े हों, इसी तरह से जो है वो प्रोटीन की अरेंजमेंट हुई है कि यानी कि एक दरिया है किसका, फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड्स फैले हुए हैं पूरी जगह पे, सही, वो छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स। फॉस्फोलिपिड्स कौन से, राउंड स्ट्रक्चर विद एक आर्म उसका जो है वो स्ट्रेट है और दूसरा आर्म क्या है उसका ट्विस्टेड है। ठीक है, तो ये जो है वो फॉस्फोलिपिड्स का दरिया बंद है, और बाकी जितने भी आपके पास प्रोटीन्स हैं वो एक आइसबर्ग की तरह काम करें, बर्फ के टुकड़ों की तरह। ठीक है, इस तरह से एक ख्याल में अरेंजमेंट करो, क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगी, लेकिन एक ख्याली अरेंजमेंट भी करो साथ साथ। प्रोटीन अगर एज अ मोजाइक ऑफ डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल्स, इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो किस तरह से, यानी कि छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में, मोजाइक का मतलब पैचेस। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल्स
और डिसकंटिन्यूस है यानी कि एक आ रहा है प्रोटीन, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा प्रोटीन आ रहा है, तो बीच में गैप आ रहा है, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यूस का नाम दिया गया है। दैट पेनिट्रेट डीपली इनटू एंड इवन कंप्लीटली थ्रू द लिपिड शीट, जो क्या करते हैं या तो पूरी तरह से डीपली पेनिट्रेट करते हैं फॉस्फोलिपिड की शीट के अंदर, ठीक है, पूरी तरह से डीपली, यानी कि एक प्रोटीन यूं लगा हुआ है और पूरा वो उस ये लिपिड की शीट है वो पूरा उसमें से आर पार हो रहा है, ठीक है, या फिर वो उसके ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं या ऊपर लगा होगा या नीचे लगा होगा, ठीक, इस तरह से जो है वो लिपिड की शीट के ऊपर अटैच हो गया, तो पूरे डीपली पेनिट्रेट हुए हुए पूरे उनको आर पार कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है एक ऊपर लगा हुआ प्रोटीन और एक नीचे लगा हुआ प्रोटीन, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की लिपिड की शीट पे इस तरह अरेंजमेंट होता है। कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर, अब देखो इनके कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब देखो ये आपके पास क्या है, राउंडेड स्ट्रक्चर हम लोग ये पीछे देख चुके, बाय लेयर फॉस्फोलिपिड्स है, यानी एक लेयर ऊपर वाली ये मौजूद है, दूसरी लेयर मौजूद ये है। हाइड्रोफोबिक में आप लोग ये पढ़ चुके थे कि दोनों जो है वो रीजन एक दूसरे को ही फेस कर रहे होंगे, सही। हाइड्रोफोबिक रीजन में क्या कर रहे थे, दोनों जो एंड्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे थे, लिपिड वाले ना, ऊपर भी लिपिड की लेयर है, नीचे वाली भी लिपिड की लेयर है, तो ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, समझ आ रही है। और जो रेड वाले स्ट्रक्चर्स हैं, मैं अभी जो हाइड्रोफोबिक की बात कर रही थी वो येलो वाले हैं। हाइड्रोफोबिक्स आप लोगों के पास क्या है, येलो कलर के, और जो हाइड्रोफिलिक्स हैं वो आपके पास रेड कलर के। हाइड्रोफोबिक येलो वाले जो है वो आप एक दूसरे को ही फेस करें क्योंकि ये लिपिड से बने हैं, और जो आपके पास हाइड्रोफिलिक हैं वो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये किसकी तरफ होते हैं, ये वाटर की साइड पे होते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं पानी से, नमक की और इन चीज़ों की, ठीक है, तो ये वाटर लविंग होते हैं। उसके बाद आ जाएंगे कि आपके पास इस तरह बता दिए फॉस्फोलिपिड की लेयर है, हाइड्रोफोबिक एंड आ गया, हाइड्रोफिलिक एंड आ गया। अब ये देखो इस तरह से जो है वो प्रोटीन की यानी कि ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से रोटेट कर रहे होते हैं, ये एक आपके लिए जो है वो हमने मूविंग पिक्चर रखी है, ठीक है। इसमें क्या है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर रोटेट करते हैं और आने और जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं, सही। अच्छा, अब देख लो इस तरह से जो है वो अटैच है, ये पूरा जो मैंने आपको आइसबर्ग बताया वो किस तरह से था, ये आपके पास जो पूरा दरिया हो गया किसका, फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। देखो कैसे आपके पास जो ये जो पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं ये आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रोटीन्स हो गए जो इस तरह से पेनिट्रेट हुए हुए, ठीक। बाकी पूरी चीज आगे भी बताऊंगी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ये बताऊंगी आराम से। अब देखो इसमें जो है वो आपके पास फॉस्फोलिपिड की लेयर्स आ रही है, एक लेयर ये जा रही ऊपर वाली और दूसरी लेयर क्या है, ये नीचे मौजूद है, ऐसा ही है। तो ये दो लेयर्स बाय लेयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, फॉस्फोलिपिड्स का दरिया हो गया, और बीच में क्या मौजूद है आपके पास, डीपली पेनिट्रेटेड प्रोटीन्स मौजूद हैं, या तो वो डीपली पेनिट्रेटेड है या फिर वो देखो ऊपर मौजूद है, हल्के हल्के से ऊपर से भी नजर आ रहे हैं और हल्के से नीचे से भी नजर आ रहे हैं, तो या तो वो डीपली पेनिट्रेटेड होंगे या फिर वो ऊपर की सरफेस पे मौजूद होंगे और नीचे की सरफेस पे मौजूद होंगे। और ये देखो ये आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये जो है वो बाहर वाला फ्लूइड है, मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड है, और साइटोप्लाज्म यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड है, समझ आ गई। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन बायलेयर मॉलिक्यूल, दो तरह के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, जबकि दूसरा होता है आपके पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब आ जाए प्रोटीन्स पे, इंटीग्रल प्रोटीन आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड विद इन दी बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, यानी कि ये डायरेक्टली पूरे के पूरे पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, पूरे पेनिट्रेट करते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर तक पूरे के पूरे पेनिट्रेट हुए होते हैं या उसमें से आर पार हो रहे होते हैं। दे प्रोवाइड चैनल थ्रू विच द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज आयंस कैन पास बैक एंड फ्लो। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या काम करते हैं, ये पानी को और सॉल्युबल सब्सटेंसेस को आने की जगह देते हैं, ठीक है। जो आपके पास पानी मेम्ब्रेन से अंदर आ रहा है, जा रहा है, और आयंस की मूवमेंट हो रही है, वो किनके थ्रू हो रही होगी, वो आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू हो रही होगी, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लोकेटेड डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द लिपिड और आइदर साइटोप्लाज्मिक सरफेस, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस में भी मौजूद हो सकती है। एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पीछे देख चुके हो क्या थी, जो ऊपर वाली बाहर वाली साइड थी, ठीक है। मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, और मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड क्या थी, साइटोप्लाज्मिक सरफेस। या तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होगा, या तो वो ऊपर की सरफेस में मौजूद होगा बाहर वाली साइड पे, या फिर वो अंदर वाली साइड में मौजूद होगा। दे पोजेस लिक्विड, इनके पास जो होते हैं वो क्या मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से, अगर इनकी जो इन प्रोटीन्स के साथ अगर लिपिड की लेयर लग जाए, यानी कि बहुत सारे जो है वो चेन्स बना के रहते हैं, कौन सी चेन्स बना के रह रहे होते हैं,
अभी पीछे में, बल्कि मैं आगे भी दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसमें जो आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन है जो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो चेन्स लगी होती है। अब वो लिपिड की चेन होगी तो वो क्या बन जाएगा, लिपोप्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के साथ लगी हुई ना लिपिड की चेन, तो जब प्रोटीन के साथ लिपिड की चेन लगेगी तो वो क्या बन जाएगा, लिपोप्रोटीन। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए लिपिड की जगह उस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लगे हुए तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, तो हमने इसलिए क्या कह दिया, ग्लाइको का नाम रख दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। साइड चेन्स होती है, ठीक है। अब देख लो किस तरह से इनमें इनटेक और आउटटेक होती है। यहाँ से देखो किस तरह से जो है वो इस पैसेज के थ्रू जो है वो सॉल्युबल आयंस वगैरह जो है वो इस प्रोटीन के थ्रू, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके थ्रू पास हो रहा है। अगर जो है वो इस बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से टकराएगा तो जो है वो अंदर जाने की ये लोग इजाज़त नहीं देते, सही। ये वाले जो हेड्स होते हैं ये अंदर जाने की मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को, चाहे वो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, कुछ भी हो, उनको ये अंदर जाने की जगह नहीं देंगे, सही। तो कौन अंदर जाने की, किससे ये जगह मांगेंगे, ये किससे, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन से मांगेंगे। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सही है। तो अगर लिपिड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, सही। लिपिड के मॉलिक्यूल होंगे तो वो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, लेकिन जो आपके पास वाटर सॉल्युबल चीजें होंगी ये यहाँ से पास आउट होने ही नहीं देगी। क्यों नहीं होने देंगी स्टूडेंट्स, यहाँ बीच में लिपिड लगे हुए हैं, क्या लिपिड वाटर को पास आउट होने की जगह देंगे, नहीं देंगे। बीच में लिपिड्स मौजूद है ना, तो लिपिड को क्या पास आउट होने की जगह, सॉरी लिपिड्स क्या वाटर को पास आउट होने की जगह देंगे, आयंस को पास आउट होने की जगह देंगे, नहीं देंगे। तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि एक रास्ता तैयार करते हैं, एक चैनल तैयार करते हैं। उस चैनल के थ्रू क्या होता है, इनका जो वाटर है और आयंस हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो वो चैनल क्या होता है, वो आपके पास इस तरह से प्रोटीन्स होते हैं और वो पास आउट होने की मदद करते हैं। कौन से प्रोटीन्स होंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। देखो पूरे आ रहे हैं ना, तो वो हमने क्या कह दिया, जो पूरे डीपली पेनिट्रेट होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और वो वाटर को और सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास होने की जगह दे देते हैं, ठीक है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे वो आपको क्या करेंगे, वो प्रोटीन्स को पास आउट होने की जगह। अब देखो मैंने आपको साइड चेन्स की बात की थी। साइड चेन्स में आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाली सतह पे मौजूद है, सही है। ये प्रोटीन कहाँ है, ऊपर वाली सतह पे मौजूद है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे प्रोटीन मौजूद है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब जो भी चेन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर लग जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की हो चाहे वो लिपिड की हो। अब अगर लिपिड की होती है प्रोटीन के ऊपर लग जाएगी तो वो लिपोप्रोटीन बन जाएगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट की होगी तो वो ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। कैरियर प्रोटीन अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे, कैरियर प्रोटीन हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे वो क्या होते हैं। अभी आप लोगों का जो काम है वो सिर्फ क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है, चैनल प्रोवाइड किया हुआ है उसको वाटर को, और इसके अलावा जो है वो आयंस को पास होने के लिए। पेरिफेरल प्रोटीन नजर आ रहा है, जैसे एक ऊपर की तरफ है इसी तरह एक ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। बाकी ये आपके पास हेड स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोफोबिक फॉस्फेट हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि आपके पास जो लिपिड रीजन होता है वो, या फैटी एसिड का जो रीजन होता है वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होता है। फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, ये क्या करते हैं, सेल साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करते हैं क्योंकि उसको बाउंड्री प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, यानी पानी का अंदर जाना, आयंस का अंदर जाना, इसको जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। एंड मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, सॉल्यूशंस हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो उसको, और मटीरियल को, आयंस वगैरह, सही है, इन और आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर ले जाना, सेल से बाहर लेके जाना, विद सर्टेन लिमिटेशंस, और कुछ लिमिटेशंस का ख्याल रखते हुए ये काम करते हैं। द लिमिटेशंस और चेक द फ्लो, चेक इन फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब उन लिमिटेशंस को, उन चेक करने को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के दरमियान में, मेम्ब्रेन के अंदर जो ये चेक और लिमिटेशन का काम हो रहा था, इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि वो अपनी जो है वो लिमिट में रहकर काम करेगा, ठीक है। वो मेम्ब्रेन जो अपनी लिमिट में रहकर काम करेगी, जो जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वो देगी। तो सिलेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जितनी ज़रूरत आपके पास है वो उतनी ही मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने में हेल्प करेगी, और जितनी आपके पास ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो मॉलिक्यूल को पास होने में हेल्प नहीं करेगी, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इज नेसेसरी। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पानी का हो रहा है, चाहे वो आयंस का हो रहा है, ये ज़रूरी है मेम्ब्रेन के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पीएच को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। पानी की पीएच मेंटेन रहेगी, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स की पीएच मेंटेन रहेगी, और अंदर जो है वो सेल्स की पीएच मेंटेन रहेगी। आयनिक कंसंट्रेशन को बरकरार रखेगा। कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो बहुत मसला हो जाएगा प्लांट के लिए, ठीक है, या एनिमल के लिए। और अगर जो है वो आपके पास बाहर की तरफ ज़्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों को बैलेंस करके रखना इसका काम है सेल मेम्ब्रेन का। फॉर एंजाइम्स एक्टिविटी एंड एक्सट्रीट टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और क्या काम कर सकता है? एंजाइम की एक्टिविटी को चेक कर सकता है और टॉक्सिक सब्सटेंस को आउट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो तरह से काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप है, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। थैंक यू।